अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। तो देख लीजिए आप लोग। डायमेंशंस, तो बेसिकली डायमेंशंस क्या होता है? अगर मैं सिर्फ मैकेनिक्स की बात करूं, इन मैकेनिक्स मैकेनिक्स में इससे पहले की क्लास में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एम, एल और टी या मास, लेंथ और टाइम से हम लोग मैकेनिक्स की सारी यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स की कोई भी क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी को हम लोग किस तरीके से शो करेंगे? Q से। और ये क्वांटिटी हो गई ये Q, और अगर मैंने उसके आगे ब्रैकेट लगा दिया है तो ये क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q, राइट? ये ब्रैकेट लगाने से क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q। तो किसी भी क्वांटिटी को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, m टू द पावर ऑफ x, l टू द पावर ऑफ y, t टू द पावर ऑफ z। ठीक है? तो ये जो है, ये जो कंप्लीट ब्रैकेट लगाया गया है, ये क्या होता है? दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, ये x, y और z, x, y और z, ये जो हैं ये डायमेंशंस हैं। ठीक है? तो x को हम क्या बोलेंगे? x इज द डायमेंशन ऑफ q इन m। दिस इज डायमेंशन ऑफ a physical quantity q in mass। ठीक है? y is the dimension of physical quantity q in length, right? And z is the dimension of a physical quantity q in time। तो x, y, z, तो डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस आर द पावर्स अप टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड इन अ एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? तो ये जो पावर्स हैं, ये जो हमारे पास x, y, z जो पावर्स हैं, ये पावर्स कहलाती हैं डायमेंशन। x क्या हो गया? x इज द डायमेंशन ऑफ q। किस में है ये डायमेंशन? मास में है। y इज द डायमेंशन ऑफ q इन लेंथ, z इज द डायमेंशन ऑफ q इन टाइम। So dimensions are the powers up to which these fundamental quantities are raised in expression of a physical quantity. And always remember that dimension is always expressed by braces। ये एक ब्रेसेस लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इसमें इस तरीके से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को एक्सप्रेस करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स और हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन आती है। तो लेंथ की डायमेंशन, अगर मैं सिर्फ लेंथ की डायमेंशन बोलूंगा तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी? L लिखेंगे, इसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये लेंथ का पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लेंथ। मास का क्या होगा? मास का m। टाइम का क्या होगा? t। तो m l t ये लेंथ, मास, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होंगे? जैसे करंट होता है, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया,
and luminous intensity. ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो करंट की जो डायमेंशन है, हमेशा याद रखना, करंट की जो डायमेंशन है इसको दो तरीके से अलग अलग बुक्स में एक्सप्रेस किया जाता है। करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ए लिख देते हैं, ए के आगे ब्रैकेट लगा देते हैं। और कई बुक्स में करंट को आई से भी एक्सप्रेस किया जाता है, करंट की डायमेंशन को आई से भी एक्सप्रेस किया जाता है। सिमिलरली टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है, ऐसा यूनिट, तो उसको हम लोग के से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कई जगह पे टेम्परेचर को हम लोग थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, तो थीटा डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल होती है, तो इसको हम लोग मोल से एक्सप्रेस करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, तो उसको हम लोग सी डी और ब्रैकेट। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम लोग देखते हैं कि अदर क्वांटिटीज की डायमेंशंस, डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस होती हैं वो हम लोग किस तरीके से लिख पाते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि एरिया, ठीक है, सो एरिया हो गया है, एरिया। अब एरिया को हम लोगों को पता है, हम लोग लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से, जिसमें लेंथ की डायमेंशन भी एल है, ब्रेथ की डायमेंशन भी एल है। तो हमें ये लिखना है, एरिया को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं ए से, ठीक है, ए से एक्सप्रेस कर रहा हूं, और लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई है, एल, इसका ब्रैकेट आ गया है, और एक और ब्रेथ की डायमेंशन भी क्या हो गई है, एल, इसका भी ब्रैकेट आ गया है, ठीक है। तो लेंथ इनटू लेंथ, तो ये इसकी डायमेंशन क्या हुई है हमारे पास, एल स्क्वायर। तो एरिया की जो डायमेंशन है, एरिया की जो डायमेंशन आई है वो कितनी आ गई है, एल स्क्वायर आ गई है, ठीक है। सिमिलरली और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे डेंसिटी की अगर मुझे डायमेंशंस लिखनी पड़ेगी, डेंसिटी को मैं रो से एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो डेंसिटी की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। तो डेंसिटी की डायमेंशन बेसिकली क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होना चाहिए। तो मास की डायमेंशन ऊपर और वॉल्यूम की डायमेंशन नीचे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। तो मास की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, m, इसके आगे ब्रैकेट आ जाएगा। वॉल्यूम की डायमेंशन, अब वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्लियरली हम लोगों को समझ में आ रही है कि वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब एल इंटू एल इंटू एल, दैट मीन्स एल क्यूब। तो ये कि नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे, एल क्यूब। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा m टू द पावर ऑफ 1, L टू द पावर ऑफ -3, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो L टू द पावर ऑफ -3 हो जाएगा। और टाइम में इसकी डायमेंशन क्या है, क्योंकि टाइम की कोई क्वांटिटी ही नहीं आ रही है, तो T टू द पावर ऑफ 0, ठीक है। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, राइट। कुछ एक एग्जांपल्स और लेके देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फोर्स की डायमेंशन निकालना चाहूं, तो फोर्स, फोर्स बेसिकली क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स की अगर मुझे डायमेंशन निकालनी है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, F और इसके अंदर ब्रैकेट, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, मास की डायमेंशन इंटू
डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तब इस सबको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए, मास की डायमेंशन तो कैपिटल एम ही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन को हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो v बाई टी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। और इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं? m, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इज लेंथ बाय टाइम। तो ये आ जाएगा l बाय टी, दिस होल डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो ये पूरी जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? एम एल टी माइनस टू। तो ये क्या हो गया हमारे पास? फोर्स की डायमेंशन आ गई। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर डायमेंशन को हम लोग हमेशा ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। Now we will write about some important points of dimension analysis. So सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि सबसे the very first point will be is that कोई भी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका सेम डायमेंशन फॉर्मूला आ सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हो गई हैं, वर्क, ठीक है, और एक और फिजिकल क्वांटिटी हो गई है टॉर्क। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। और टॉर्क का भी फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टॉर्क को हम लोग लिखते हैं आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आपको वर्क और टॉर्क की डायमेंशन निकालनी है। तो वर्क की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? वर्क की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगा एफ, फोर्स की डायमेंशन, इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन। और फोर्स की डायमेंशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितनी होती है? एम एल टी माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कितनी हो गई है? एल। तो वर्क की जो डायमेंशन हुई है वो कितनी हो गई है? एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम एल टू टी माइनस टू। लेकिन जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ सकता है? टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ सकता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो आर का डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास? आर का डायमेंशन आ गया एल, इनटू एफ का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एम एल टी माइनस टू। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? एम एल टू टी माइनस टू। तो टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला बना है हमारे पास और वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला बना है, ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। लेकिन क्या वर्क और टॉर्क दोनों सेम क्वांटिटी है? नहीं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पे आप लोग एक नोट करके लिख लीजिए, two different physical quantities can have same dimension formulas, right? Two different physical quantities can have same dimension formulas. ठीक है, two different quantities can have same dimension formula.
But converse is not true, right? Converse is not true. Converse means if two quantities have different dimension formulas, that means they cannot be same, right? मतलब अगर दो क्वांटिटीज का, कोई भी दो क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला अगर सेम नहीं होगा तो वो क्वांटिटीज सेम कभी हो ही नहीं सकती हैं, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशन formulas. Now, let us move to the another section, that is application of dimensional analysis. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस क्या हैं? 4-5 एप्लीकेशंस होते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, राइट? तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन जो हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू आइडेंटिफाई dimension formula of universal constant. राइट? तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन हो गया इज टू आइडेंटिफाई द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट बहुत सारे होते हैं हम लोगों के पास, जैसे एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? और एक और होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ये बहुत सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, उनका हम लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना है तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, राइट? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोगों को पता है कि जी से डिनोट किया जाता है, और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो वो क्या होगा, ठीक है? तो जब भी हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना रहता है तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें जी आ रहा हो, ठीक है? तो हम लोग को पता है कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होगा? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है? तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि F, दिस डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ F विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ G। मास की डायमेंशन तो m ही होगी, तो ये m1 m2 तो m स्क्वायर, और यहां पे क्या हो गया? r इज L2, ठीक है? अब यहां से हमारे पास जो G का डायमेंशन फॉर्मूला बना है वो क्या बना है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है? mlt-2। मुझे याद है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। तो G का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? mlt-2 दिस इनटू, अब ये वाला जो L स्क्वायर है ये इधर जाएगा, ठीक है? तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया L2, और ये वाला m स्क्वायर है वो नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया? m2, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा?
m to the power of -1 L3 t to the power of -2. So this will be the dimension formula for यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर हम लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब ये जो सारे मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे आपके आगे के चैप्टर्स में आएंगे। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशन के चैप्टर में आता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको दिया जाएगा तो आपको ये कुछ एक बेसिक फॉर्मूले याद रहना चाहिए, और अभी एकदम ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत भी नहीं है, जब आएंगे तब आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो मेथड है कि किस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिवर्सल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाता है, अभी इस मेथड को आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों को निकालना है, राइट। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। वैसे एक फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूं, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। इसमें 6 पाई क्या होता है? 6 पाई इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है। जैसे 6, 7, 8, 9 अगर कोई नंबर है तो किसी भी नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ईटा की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। ये ईटा जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमें ईटा की डायमेंशन निकालनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एफ की डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस होल क्वांटिटी। सो दिस होल क्वांटिटी की डायमेंशन में हम 6 पाई की जो डायमेंशन होगी तो वो कुछ होगी नहीं, ये आ जाएगी ईटा की डायमेंशन इंटू आर। आर इसमें रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस की जो डायमेंशन होगी, रेडियस इज अ लेंथ, सो उसकी डायमेंशन लेंथ होगी। v वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो दैट इज l बाय t। सो l बाय t ये डायमेंशन हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहो तो सेपरेट सेपरेट करके भी लिख देते कि ये इधर l लिख दिया डिवाइडेड बाय t, ऐसे भी लिख दिया, ठीक है। और तो f की डायमेंशन हम लोगों को पता ही है ऑलरेडी, एम एल टी माइनस 2, इस तरीके से हम लोग इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो ईटा की जो डायमेंशन होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, ईटा की जो डायमेंशन होगी, ये एक l और एक l तो कैंसिल ही हो गया, t इधर जाएगा, एक l और इधर जाएगा, तो ये कितना हो गया, m t माइनस 2 this into t this divided by l, ठीक है। तो t to the power of -2 into 1 that is -2 plus 1 that is -1। तो ये इसकी जो डायमेंशन हो गई है वो कितनी हो गई, m l to the power of -1 t to the power of -1। This is how you can identify the dimension formula of a universal constant। चलिए अभी हम लोग देखेंगे अनदर एप्लीकेशन टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डायमेंशन फॉर्मूला, और टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ physical equation or mathematical equation, right? So second application will be consistency of a
इक्वेशन, राइट। इसी चीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। सो टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन और टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ फॉर्मूला, तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग इस चीज को समझिए कि अगर मैं बोलूं आपसे कि 2 kg प्लस 3 मीटर कितना होता है? 2 kg और 3 मीटर को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलेगा, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, क्योंकि किलोग्राम में मीटर आप ऐड कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? किलोग्राम में आप कोई मीटर ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है या इक्वेट करना होता है या ग्रेटर देन और लेस देन लगाना होता है, तो हमेशा सेम तरीके की क्वांटिटीज दोनों तरफ होना चाहिए, है ना। सेम तरीके की, एग्जैक्टली सेम तरीके की क्वांटिटीज होना चाहिए। अगर यहाँ पे मास है तो यहाँ पर भी मास ही होना चाहिए, यहाँ पर लेंथ है तो यहाँ पर भी लेंथ होना चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। तो यहां से हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि यहां पे आप लोग एक नोट लिख सकते हैं कि प्लस माइनस लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, राइट। Right? These signs can be placed between two similar type of quantities. These signs can be placed between two similar type of quantities. राइट। तो ये प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये साइंस जो होते हैं वो दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज में यूज किए जाने चाहिए। तो इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज जो होता है वो अननोन वेरिएबल्स की डायमेंशन निकालने में बहुत आता है। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास एक कोई क्वांटिटी है, ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई क्वांटिटी है A इज इक्वल्स टू M प्लस BX, ठीक है। तो जिसमें M है वो मास है, M इज मास, ये गिवन है, और x जो है वो लेंथ है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? वी नीड टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ A and B. So we need to find out the dimensions of A and B. तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला ही फॉर्मूला या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला ही प्रिंसिपल मैं यूज करूंगा यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं कि ये इक्वल टू है, पूरी क्वांटिटी भी सेम सिमिलर टाइप की होना चाहिए, तो ये और ये वाली क्वांटिटी सेम होना चाहिए, मतलब इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब ये और ये वाली क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम
दिस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b इंटू एक्स, ठीक है ना। तो a की डायमेंशन तो ऑलरेडी निकल के आ गई है हमारे पास, कितनी हो गई है, m के बराबर b इंटू एक्स। अब यहां से हमें b की डायमेंशन और निकालनी है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, b और x की डायमेंशन कितनी हो गई है, l। इसकी डायमेंशन इन दोनों से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसकी डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, m के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहां से जो b की डायमेंशन है वो किसके बराबर आ जाएगी, m इंटू एल माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग b की डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक और छोटा सा एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हमारे पास एक कोई क्वांटिटी है, f is equal to ax प्लस bx बाय c माइनस ऑफ m, ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिसमें x और m जो है, x इज लेंथ, ठीक, m इज मास और f इज फोर्स, right? Now we need to find out dimension formula for A, B and C। हमें इस वाले में A, B और C के डायमेंशन फॉर्मूलाज हम लोगों को निकालना है। तो आप इसको पॉज कर लीजिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, ए, बी और सी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है हमें वो निकालना है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके निकालने की कोशिश कीजिए कि ए, बी और सी की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए ये जो सारी डायमेंशन है, प्लस लगता है माइनस लगता है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर देख सकते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर के बीच में ये c है माइनस m है। तो यहां से ही हमें एक चीज क्लियर आ गई कि c और m की जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो डायमेंशन ऑफ c विल बी डेफिनेटली इक्वल टू m, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, क्योंकि किलोग्राम में से किलोग्राम को ही माइनस कर सकते हैं, किलोग्राम में से लेंथ को माइनस नहीं कर सकते हैं। तो c और m की जो डायमेंशन होगी वो भी सेम आना पड़ेगी, ठीक है। दूसरा हम लोगों के पास आ जाएगा ये और ये, इन दोनों की डायमेंशन भी सेम आना पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशन ऑफ लेंथ, क्योंकि x की जो डायमेंशन है वो क्या है, लेंथ है। तो यहां से हमारे पास a की जो डायमेंशन आएगी वो देख लेते हैं क्या होती है। f की डायमेंशन क्या हो गई, m l t माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, दिस इनटू डायमेंशन ऑफ l। तो यहां से एक l और यहां का एक l कैंसिल हो गया। तो डायमेंशन ऑफ a जो होगी वो क्या बनेगा हमारे पास, ये आ जाएगा m t माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगी। तो हमारे पास किस किस चीज की डायमेंशन आ गई, एक तो सी की डायमेंशन निकल गई और एक डायमेंशन ए की आ गई। अब बची क्या है हमारे पास, सिर्फ बी की डायमेंशन बची है। तो हमें यह भी पता है कि एफ की और इसकी पूरी क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय
c माइनस एम की डायमेंशन क्या आएगी, m के बराबर ही आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। इस फॉर्मूले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसा दिखेगा हमें, ये दिखेगा m l t माइनस टू, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम एल टी माइनस टू हो जाती है। दिस विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू एक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल के बराबर, दिस डिवाइडेड बाय एम। तो यहां से b की, यहाँ पे l और l तो एक कैंसिल ही हो गया, m की पावर 2 आ जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ b विल बी इक्वल्स टू m टू l 0 t माइनस टू। अब ये l0 लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको l टू द पावर ऑफ 0 लिखना ही होगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, के इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, एक छोटा सा एग्जांपल और है। जैसे अगर हमारे पास एक फॉर्मूला बने कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और हम एक और इक्वेशन मान लेते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए इंटू टी। अब इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है डायमेंशनली, तो हम दोनों इक्वेशंस को चेक कर लेते हैं। पहली वाली, ये पहली वाली इक्वेशन हो गई है और ये वाली दूसरी इक्वेशन हो गई है। ठीक है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम लोगों को डायमेंशनली चेक करना है। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इंटू टी। क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। डायमेंशन ऑफ v हो जाता है एल टी माइनस वन, इसकी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है तो ये भी हो गया एल टी माइनस वन, और a की डायमेंशन क्या होगी, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस टू इंटू टी। ये अपने आप में कितना हो गया, एल टी माइनस वन ही हो गया। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट आ गई। तो पहली वाली इक्वेशन हमें देखने पे मिल रही है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनली चेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू इधर हाफ ऑफ a इंटू टी। अब इसकी डायमेंशन क्या हो गई, एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन क्या हो गई, एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन क्या हो गई, एल टी माइनस टू इंटू टी। तो ये भी कितनी हो गई, एल टी माइनस वन। तो ये वाली भी कंसिस्टेंट आ गई। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो रही हैं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, बोथ द इक्वेशन 1 and equation 2 both are dimensionally correct equation, but are they mathematically correct? No, only first equation is mathematically correct, second equation is not mathematically correct. That means we can write a very important note. A dimensionally correct, आप लोग, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। A dimensionally correct or two dimensionally correct equation or a dimensionally correct equation may or may not be mathematically correct, right? A dimensionally correct equation may or may not be mathematically correct, but a dimensionally incorrect equation must be mathematically incorrect. That means अगर ये dimensionally
करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, मे और मे नॉट करेक्ट, मतलब अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो क्या होगा, मस्ट बी इनकरेक्ट। मस्ट बी इनकरेक्ट।